हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ लड़कियों पे जो सिंगापुर में स्टूडेंट हैं, उनका रहन सहन, वो काम उनको क्या मिलता है। और लड़कियों के भी ना, एक लड़की लड़का जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो सिंगापुर में आते हैं तो उनका दिक्कत आती है कोई या नहीं। और उसके अलावा और अगर सिंगापुर में बच्चा बेबी बॉर्न हो जाए तो उसका फ़ायदा है या नुकसान है, ये इस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। ये 2-3 बातें थोड़े से मिनट में, क्योंकि एक लड़के ने मैं कमेंट किया था दूसरी वीडियो में कि भाई एक फैमिली पे वीडियो बनाओ कि यहाँ पे अगर लड़का लड़की आ जाए, उसके भी बात करूँगा। और एक अगर सिंगल का भी लड़कियाँ आती हैं, जैसे लड़की पे भी उसका कोई दिक्कत आती है या नहीं, काम क्या करती हैं और उसका रहन सहन का क्या सिस्टम है। सबसे पहले बात करता हूँ कि लड़कियाँ जो उनका रहने का, वो जो जेन्युइन रियल बात है कि लड़कियों को यहाँ पे रहने में दिक्कत आती है, क्योंकि रूम यहाँ पे शेयर करने पड़ते हैं। और कुछ फ्लैटों में ऐसा भी है कि जो जो ओनर हैं, ओनर तो नहीं बोल सकते, जो होल्डर हैं फ्लैट के, जैसे मैंने फ़्लैट ले लिया आगे, मैंने उसमें बंदे रखे कुछ, तो उसके पास अगर लड़कियाँ ज़्यादा हैं तो वो लड़कियों को अलग एक कमरा दे देते हैं। कई बार होता है कि लड़कियाँ कम, 2-3 ही उसके फ्लैट में लड़कियाँ होती हैं, तो वो लड़कियाँ और लड़के साथ में भी कई बार रहना पड़ जाता है। जैसे एक ही रूम में 3-4 लड़के भी होते हैं, 2 लड़कियाँ, ऐसा भी है कि कई बार होता है कि 5 लड़कियाँ और 1 या 2 लड़के, ऐसा है। और क्योंकि हम ऐसे तो नहीं जज कर सकते कि यार ये मतलब गलत हो सकता है कुछ। बाकी कुछ लड़कियों को पसंद नहीं होता किसी लड़कियों के बीच रहना अपनी प्राइवेसी के लिए, तो ये दिक्कत आती है लड़कियों मतलब जो फेस करती हैं। और इसके अलावा लड़कियां काम क्या करती हैं, काम जब मैं स्टूडेंट था उस टाइम तो लड़कियां लगभग घरों में ही काम करती थी, ज़्यादातर घरों में। बाकी और भी लड़कियां करने वाली हैं तो डिश वॉशिंग भी कर लेती हैं, कहीं सर्विंग का थोड़ा बहुत मिल जाए तो लड़कियां वो भी काम करती हैं। और पैकिंग पार्सल वगैरह ऐसा कुछ मिल जाए वो भी करती हैं। बाकी उस टाइम ज़्यादातर लॉकडाउन से पहले की बात, उस टाइम मैं स्टूडेंट था, उस टाइम ज़्यादातर लड़कियां क्या काम करती थी घरों में। जैसे किसी के घर में, जैसे हमारी यहाँ पे अगर कोई सिंगापुर में पंजाबी फैमिली या कोई और इंडियन फैमिली है जो यहाँ के सिटीजन है, सेटल हुए हैं, उनके घर में जैसे उनके किचन में हेल्प करानी, उनकी सब्ज़ी काटने में हेल्प, या सब्ज़ी काटनी या खाना पूरा खुद से ही खाना बना के देना उसको। और इसके अलावा जैसे कपड़े प्रेस करने, कपड़े धोने, घर की सफाई, ऐसे उस टाइम जाती थी। 1 घंटे के $10 उस टाइम मिलते थे लड़कियों को। वैसे इतना रेट तो नहीं था, क्योंकि हम लड़के जो $5 घंटे के हिसाब से उस टाइम काम करते थे। लड़कियों को 10 इसीलिए मिलता था क्योंकि घर में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के आसपास काम होता है, इतने में ख़त्म हो जाता है। इसलिए क्योंकि मेरी फ्रेंड थी, एक स्टूडेंट थी, वो उसके पास 3-4 घर थे जो 4 घरों में काम करती थी। और ऐसे 2 घंटे, कहीं 3 घंटे ऐसे कर के तो $100 के आसपास उसका बन जाता था। और ये बहुत आसान भी है, इजी काम होता है उस टाइम था। आज भी शायद लड़कियां वैसा ही कर रही होंगी। बाकी ऐसे वो थोड़ा कहीं भी उसको, वो लड़की जो थी उसको कहीं भी कोई इंडियन या पंजाबी फैमिली मिले तो खुद से उससे बात कर लेती, उससे नंबर एक्सचेंज कर लेती कि मेरे को काम चाहिए, अगर आपके पास कभी घर में कोई ज़रूरत होती है तो आप मेरे को बुला लिया करो, अब मैं आपके घर जिया करूँगी। और ऐसे पार्ट टाइम वो लड़की ऐसे करती थी। और जो मेरे फ्लैट में दूसरी लड़कियाँ भी रहती थी वो भी लगभग घरों में ही काम करती थी। कुछ करती थी रेस्टोरेंट में, जैसे सर्विंग का मान के चलो, जैसे सर्विंग करती थी। और इसके अलावा मैं बात कर रहा था कि लड़का लड़की अगर हस्बैंड वाइफ आते हैं तो उसको थोड़ी दिक्कत आती है भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रहना सहना थोड़ा एक्सपेंसिव है। और उसको रूम, अगर वो अपनी प्राइवेसी के लिए रूम अलग, दोनों ही अलग रहना चाहते हैं एक रूम में, तो उसको जो रूम रेंट है वो ज़्यादा पे करना पड़ता है। क्योंकि अगर ओनर ने, जो रूम का फ्लैट का ओनर है, उसने अगले ने 5 बंदे रखने हैं, 5 बंदों से 350 ले रहा है। अब दोनों को चाहिए तो फिर वो तो आपसे ज़्यादा ही चार्ज करेगा कि मैं अपने 5 बंदे भी डाल सकता हूँ। इसीलिए थोड़ा उनको रूम के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पे दिक्कत आती है। बाकी लगभग बहुत रह भी रहे थे मेरे हिसाब से, जो मैंने बहुत देखे हैं जो कपल रहते थे ऐसे, छोटा रूम लेके $700-800 दे देते थे उस टाइम। आज थोड़ा ज़्यादा, आज के टाइम में थोड़ा ज़्यादा 1000 होगा। और इसके अलावा जो
जो अगर हस्बैंड वाइफ आते हैं, वाइफ तो मतलब काम तो मैंने बताया ऐसा ही होगा, जो सर्विंग का मिल जाए तो, नहीं तो घरों में लड़कियां कर लेती हैं हमारे, जैसे हमारे पंजाबी या फिर इंडियन कोई फैमिली है उनके घरों में। अगर और मेन बात जो इस वीडियो में मैं करने जा रहा था कि अगर लड़के ने कमेंट में पूछा था कि अगर यहाँ पे बेबी बॉर्न हो तो बेबी बॉर्न यहाँ करने का फ़ायदा या इंडिया में, यहाँ तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेबी बॉर्न करना बहुत एक्सपेंसिव है। क्योंकि बेबी बॉर्न जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसका 8500 सिर्फ डिलीवरी का $8500 सिंगापुर डॉलर। इसके अलावा जो मेडिकल और इतना टेक केयर की बहुत उसकी फ़ीस होती है, और बहुत ज़्यादा 100 कम से कम 100 तो अल्ट्रासाउंड कर देंगे वो, और खाने पीने की बहुत वे बारीकी से केयर करते हैं। और डेली का बेड का जो अपने बेड का चार्ज हो गया, बच्चे जहाँ पर बच्चा रखते हैं उसका चार्ज, मतलब हर एक चीज़ का चार्ज होता है 25 से 30 हज़ार, तो नॉर्मल मान के चलो $30,000 जो सारा मतलब आपका हो जाएगा। ये तो मैं कम से कम बता रहा हूँ सॉरी। और एक होता है सी सेक्शन, जैसे मतलब हम बोलते हैं ऑपरेशन से बच्चा होना है, वो होता है उसका सिर्फ डिलीवरी का 13,800 समथिंग ऐसे कुछ होता है उसकी फ़ीस, सिर्फ डिलीवरी का बोल रहा हूँ। उसके बिना जो आगे दवाइयाँ और आगे इतने दिन में वो हॉस्पिटल में रखेंगे, और उस सारा प्रोसेस जो भी आगे टेक केयर का, ये फ़ीस बहुत बन जाती है। क्योंकि ऐसे मतलब एक इंडियन था जो मेरा फ्रेंड था, उसका ऐसे एक केस था, और एक और मैंने केस देखा था। वो मैं स्टूडेंट था उस टाइम में, और मैं पार्ट टाइम करता था उस टाइम एक पार्ट टाइम करता था। एक पाकिस्तानी था जो मतलब यहाँ का सिटीज़न था, उसकी वाइफ को मतलब बेबी हुआ था। उसका थोड़ा केस मतलब थोड़ा और था, थोड़ा सीरियस था, क्योंकि उसका जो बेबी था उसका 9 महीने से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था, इसीलिए उनका थोड़ा केस सीरियस था, इसीलिए उसका खर्चा $80,000 आया था उस टाइम पे। और अगर जैसे हम बोलते हैं, जैसे बोल रहा था कि नॉर्मल भी जो अगर एवरेज जो हमारा बेबी बॉर्न होते हैं, एवरेज खर्चा भी $30,000 आ जाएगा। $30,000 आप हिसाब लगा लो, आज के टाइम पे सिंगापुर का डॉलर इंडिया के 60 रुपये के बराबर चल रहा है रेट, ठीक है। तो 17-18 लाख आ जाएगा खर्चा, मतलब कहने। और एक और बात, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि बेबी यहाँ पे बॉर्न हो गया तो यहाँ का सिटीजन हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ का इतना होगा कि हॉस्पिटल का लिखा जाएगा, उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा कि इस हॉस्पिटल में इसका बर्थ हुआ है। इसके बिना उसका सारा जो स्टेटस बनेगा वो बनेगा अब मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं उसके स्टेटस के ऊपर कि वो कहाँ के सिटीजन है, सारा कुछ। अगर आप सारा कुछ इंडिया से हो तो उसका भी स्टेटस सारा A to Z इंडिया का ही होगा। यहाँ से उसका कोई लेना देना नहीं है। और ये भी नहीं है कि यहाँ का उसका कोई बहुत बेनिफिट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे पैदा हुआ बच्चा, इसीलिए बच्चा तो मतलब यहाँ पे अगर कोई ज़्यादा ही अमीर है वो सोचते हैं कि हमारे को मतलब कि जो मदर है और बच्चे बेबी को कोई तकलीफ़ ना हो, बहुत अच्छी टेक केयर हो बच्चे हॉस्पिटल में, फिर तो अपनी खुशी से अपनी मतलब अपनी केयर के लिए वो इलाज यहाँ पर करवाना है तो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि मतलब एवरेज ही है, जैसे इंडिया में खर्चा होगा वैसे ही वहाँ, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और ये 30,000 सिंगापुरियन के लिए तो बहुत कम है, नॉर्मल है। इसके लिए तो सिंगापुर के लिए जो यहाँ के सिटीजन हैं इनके लिए तो लाख भी होता है, ये भी पे करते थे। इनके पास बहुत पैसा है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। पर आप बोल रहे थे, जैसे आप पूछ रहे थे, आप भाई मतलब जो मेरी ओपिनियन, मेरी राय, मेरा एक्सपीरियंस है कि 1% भी फ़ायदा नहीं है। अगर फ़ायदा होता, अगर वो बच्चा सिटीजन होता, यहाँ का सिटीजनशिप उसको डायरेक्ट मिल जाती, फिर था फ़ायदा। क्योंकि उसका स्टेटस इंडियन ही रहना, तो फिर इतना ख़र्चा इतना करने के क्या फ़ायदा, है ना। तो आज की वीडियो में यही था, क्योंकि आपने भाई कमेंट में बोला था कि इसके फैमिली के ऊपर एक मेरे को बता देना, तो जितना मेरे को पता था लड़कियों का और फैमिली के बारे में तो मैंने उतना कवर किया, कोशिश किया। तो आज की वीडियो के लिए यही था। थैंक यू सो मच। एंड हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। और कोई आपकी जैसे कोई किसी ने कुछ पूछना हो तो कमेंट में बोल देना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अपनी जितना भी मेरे को पता एक्सपीरियंस है मैं सारा कुछ आपको डिटेल बता दूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।